ये देश उबल रहा है भाई। ये देश चाहता है परिणाम। ईंट में छुरा भौंकना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। पाकिस्तान की फौज अपने नेटवर्क के जरिए, आईएसआई के जरिए वो भारत में गड़बड़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश करती रही है। इसमें जो गोदी मीडिया का रोल है, जिस तरीके से उसको हाइप दिया जा रहा है, करते हैं हम कुछ नहीं, बहुत सारे गाल बजाने की आप बात है। इसे कहते हैं, इसमें राजनीति भी हो रही है, राजनीति भी देख रहे हैं लगातार। ये जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग है वो ये है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं साफ कह रहा हूं, इसके पीछे धन है कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ गांधी के सिद्धांतों में है। अफसोस की बात यह है कि बिना पढ़े लोग, मूर्ख लोग गांधी को समझे बिना, जाने बिना गांधी की आलोचना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है। जो 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था, उसमें भारत के 2 दर्जन से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और कुछ 2 उसमें विदेशी भी शामिल हैं। और इस घटना के बाद देश भर में उबाल है और उबाल के साथ साथ मांग ये हो रही कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत सरकार तमाम जो इस पूरे मसले को लेकर विचार विमर्श कर रही है, अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा छोड़कर वापस लौटे थे और इसके साथ साथ और भी जो यात्राएं थीं, यहाँ भारत के कुछ अलग अलग मंत्रियों की देश में ही वो भी निरस्त हुई। रक्षा मंत्री की एक यात्रा थी, वो निरस्त हुई। और जैसा मैंने कहा कि सिलसिला जारी है, बैठकों का दौर जारी है और क्या कुछ आगे सख्त एक्शन लेना है उसे लेकर कहीं रक्षा मंत्री ने संकेत दिए। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार की ओर से एक मूव हुआ है जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। एक तो सबसे बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, सिंधु जल समझौता जो रोक दिया गया है। ये 1960 में ये समझौता हुआ था और उसके बाद से कई बार ऐसे हालात पैदा हुए जब बेहद बेहद तनाव की स्थितियां रही और साथ साथ कई बार युद्ध जैसी स्थितियां भी पैदा हुई। लेकिन सिंधु जल समझौते को कभी रद्द नहीं किया गया और साथ साथ जो है अभी अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, जो वीजा पे आते हैं, उन्हें भारत छोड़ने के 48 घंटों में आदेश हुए हैं। तो इस तरह की जो निर्णय है, ये निर्णय कितने महत्वपूर्ण है, क्या इससे लेकर जो एक हम कह सकते हैं कि ये कूटनीति के एक अभी प्रहार हुआ है पाकिस्तान पर, लेकिन आगे क्या कुछ और हो सकता है और इन जो फैसले हैं, इनके क्या कुछ दूरगामी परिणाम होंगे, पाकिस्तान कितना इस जो ये फैसले हैं इनसे दिक्कत में आएगा और साथ साथ जो हम पड़ोसी और मुल्क हैं हमारे, उन सब से क्या कुछ। वैसे तो हमें पता, देखे ही हमने कि अलग अलग देशों से हमें इस पूरे मामले में लोगों ने सहानुभूति भी प्रकट की है और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ एक आतंक मचा रखा था उसे लेकर कंडेम भी किया गया है और कहीं ना कहीं सब साथ आते दिखते हैं। लेकिन जो कुछ अभी भारत सरकार का सोच है, उसने मूव किया है, जैसा मैंने कहा, इसके क्या कुछ दूरगामी परिणाम होंगे, क्या क्या, और इसके जो हमारे और पड़ोसी मुल्क हैं उनका साथ कैसे मिलेगा, क्या होगा, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल साहब। 4.5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। आप नवभारत टाइम्स, नई दुनिया और अलग अलग बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काम करते रहे हैं और आपने राज्यसभा जैसे टीवी को एक नई पहचान दी थी। और साथ साथ मैं बता दूं कि राजेश बादल साहब ये जो विदेश नीति है या जो कूटनीति है, इन सब पर निरंतर लिखते हैं, निरंतर इस पूरे मसले पे निगाह नजर रखते हैं। ऐसे राजेश बादल जी हैं। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। शुरुआत में धन्यवाद संजीव। यहीं से शुरुआत करूंगा राजेश सर की जो ये 5 फैसले हैं, इनमें एक बड़ा फैसला जल समझौता जो रद्द किया गया है, अभी फिलहाल स्थगित किया गया है। कैसे देखें, कैसे लें? शुरुआत आपकी पूरे ये जो हुआ है फैसला इस पर। देखिए संजीव, पहलगाम में जो हुआ है वो अब तक का जो सर्वाधिक घातक और क्रूर और अमानवीय आतंकवादी हमला हुआ है, ये उनमें से एक है। कभी भी हमें जहां तक याद आता है, सेना पर हमले हुए हैं, सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं, टारगेटेड हमले हुए हैं, हिंदुओं पर हमले हुए हैं, कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए हैं, लेकिन पर्यटकों पर जो हमला हुआ है
वो एक पहली बार हमने सुना है, मतलब मुझे करीब करीब 49 साल पत्रकारिता के हो गए, मुझे नहीं याद आता कि इस तरह से पर्यटकों पर हमला हुआ हो। और पर्यटकों पर हमला करने का अर्थ ये है कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था अब पटरी से लौट रही थी, वापस आ रही थी। लोग अब उससे पैसा उनको मिल रहा था, उनकी जेब भारी हो रही थी और उनकी जिंदगी खुशहाल हो रही थी, ऐसा हमें लगने लगा था। तो ऐसी स्थिति में कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ऐसा कहा जाता है कि कश्मीरी लोगों का समर्थन रहता है अक्सर आतंकवादियों को। तो ये पहली बार हमने देखा है कि कश्मीर में मस्जिदों से इस मामले की निंदा हुई, कश्मीरी संगठनों ने निंदा की, पहलगाम की एसोसिएशन ने निंदा की, और कुल मिलाकर के कश्मीरी अवाम 65 के बाद पहली बार हमने देखा है कि इस तरह से इस ऐसे आतंकवादी हमले के विरोध में खड़ी हुई है। अब आपने जो बात कही है कि जो हम भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, वो देखिए पहले भी कदम उठाए गए हैं। अभी बीते दिनों जब हुआ था, आपको याद होगा पुलवामा वाला जब हुआ था, तब भी ऐसे ही कदम उठाए गए थे। तो मैं ये कह रहा था कि जो बाकी फैसले हैं, और भी कुछ 4 फैसले लिए हैं भारत सरकार ने, तो पुलवामा के बाद भी ऐसे ही फैसले लिए गए थे। लेकिन जो जल सिंधु जल नदी का जो समझौता है, जो 1960 का है, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 65 साल पुराना ये समझौता, जंग के हालात में भी कभी नहीं हमने उसको रद्द किया। यानी इसका कारण ये है कि भारत ने हमेशा अपना मानवीय पक्ष नहीं छोड़ा। हमने मानवीय पक्ष तब भी नहीं छोड़ा जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आए थे, लाखों शरणार्थी आए थे, या मेरा ख्याल 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी थे, और हमने उनको महीनों तक राशन दिया, खाना दिया। हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी, हम अपने पैरों पर, अनाज पर निर्भर उस समय हुए ही थे। इंदिरा गांधी के जो फैसले हुए थे, उनके कारण हमने अनाज में आत्मनिर्भरता पाई ही थी कि अचानक ये संकट हमारे ऊपर आ गया था। तब भी हमने वो मानवीयता दिखाई। हमने करगिल में जो घुसपैठिए बना करके पाकिस्तानी सेना घुस रही थी, हमने उसको वापस लौटने दिया, और हमने तब भी अपनी वो मानवीयता नहीं छोड़ी। यानी हम अभी तक मानवीय इसलिए बने रहे कि भाई ठीक है, अवाम दोनों देशों की जो है, उनके दिल एक हैं। जो आम आदमी है वहां का, और जो आम आदमी हिंदुस्तान का है, वो साथ रहना चाहते हैं, वो अच्छे रिश्तों की वकालत करते हैं, वो रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं। ये आम अवाम के दिलों की ख्वाहिश है। लेकिन मुश्किल आती है कि जो पाकिस्तान की फौज है, वो हर अच्छे कदम में आड़े आती है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी तो बस से लाहौर गए थे, गए थे। उन्होंने शांति का पैगाम दिया था, लेकिन बदले में हमें कारगिल मिला। मनमोहन सिंह का जन्म स्थान पाकिस्तान में था, लेकिन वो जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तब तक वो पाकिस्तान नहीं गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, मोदी जी बिना बुलाए गए थे नवाज शरीफ के यहाँ शादी में, उनकी बेटी की शादी में, अगर मुझे ठीक याद है, और उनकी मां के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो मानवीय बने रहे, लेकिन वो जवाब में क्रूर और अमानवीय रवैया अपना अख्तियार करता रहा। अब ये जो पर्यटकों पर जो हमला हुआ है, ये इतना था कि आप मान के चलिए कि अब सब्र की सीमा भर चुकी थी, और इसलिए ये समझौता हमें रद्द करना पड़ा। और इस समझौते को रद्द करने से यकीनन पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। यानी हम अगर पाकिस्तान को पानी छोड़ें तो पाकिस्तान मुश्किल में है, और पाकिस्तान को पानी रोकें तो पाकिस्तान मुश्किल में है। और इसीलिए पाकिस्तान ने आज कहा है, आज सुबह वहां के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, और उन्होंने कहा कि हम भी अपने मौके पर एक उत्तर देंगे। अब देखते हैं क्या उत्तर देते हैं, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान कटघरे में है, क्योंकि ये जो ब्यास, रावी, सतलुज और चनाब, मैं गया हूं उस इलाके में, जो जहां से वो पानी पाकिस्तान जाता है।
हम वहां तक गए, उस बॉर्डर तक गए हैं, बल्कि बॉर्डर के थोड़ा सा आगे तक भी गए हैं। तो हमने देखा है कि वहां ये पानी जो है पाकिस्तान के लिए जीने का एक बहुत बड़ा सहारा है। तो ये समझौता रद्द करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी संजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हम जो इसको पढ़ रहे थे, हमने पाया कि 82% के आसपास जो उनकी खेती है इसी पानी पर निर्भर है। 46% रोजगार के जो संसाधन है वहां, वैसे तो पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, इसी जो कृषि आधारित रोजगार है उस पर निर्भर है। फिर 15% के आसपास जो जीडीपी उनका टोटल है, उसका एक बड़ा हिस्सा, 15% के आसपास का हिस्सा कृषि से होता है। तो निश्चित फंसे तो हैं, लेकिन क्या इतना ही काफी है कि अभी हमको कुछ और भी, क्योंकि हम ये बार बार कहते हैं, आपने जैसा कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बस लेके गए थे, हमने देखा था वो, और फिर बदले में कारगिल दिया गया। तो पीठ में छुरा भौंकना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। तो इतना ही काफी होगा कि आपको लगता है, क्योंकि जैसा अभी आ रहा है निकल के, रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बहुत माकूल जवाब देने वाले हैं, देश की जनता देखेगी। क्या आप देखते हैं, क्या संभावना, क्या जवाब संभावनाएं देखते हैं, और क्या हो सकता है होना चाहिए, इस पर भी है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, जो आपने कहा कि बार बार पीठ में छुरा घोंपता है, और छुरा घोंपने की आदत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर नकली मुल्क है। सारे देशों में हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सीमा पर सेना होती है, देशों के लिए सेना होती है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सेना के लिए देश है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ देश के लिए सेना है, सब जगह ऐसा होता है, लेकिन वहां उल्टा है। तो सेना अपने तरीके से उस देश को चलाने की कोशिश करती है। कई हुकूमतें भी ऐसी आई वहां पर जिन्होंने भारत के साथ एक ठीक ठाक से रिश्ते रखने चाहे, लेकिन जब जब भी रिश्ते सुधारने की नौबत आई, पाकिस्तान की फौज अपने नेटवर्क के जरिए, आईएसआई के जरिए, वो भारत में गड़बड़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश करती रही है, ताकि रिश्ते सामान्य ना हो पाए। जिस दिन पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, पाकिस्तानी फौज हाशिए पर आ जाएगी, उस दिन तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तानी फौज जो आज वहां कर रही है, आपको पता है पाकिस्तानी फौज क्या क्या करती है? पाकिस्तानी फौज वहां बिजनेस चला रही है, पाकिस्तानी फौज वहां खेती करती है, पाकिस्तानी फौज वहां तरह तरह के कारखाने लगाती है, पाकिस्तानी जनरलों की जमीनें हैं। मतलब से वहां की सेना लड़ने के अलावा सारे धंधे करती है। तो उनके सारे धंधे बंद हो जाएंगे अगर एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार वहां आ गई, जो कि सेना नहीं चाहती। तो ये होगा। अब सवाल ये है कि ये इसका अंजाम क्या? देखिए, अगर आप 47 से देखें, तो जिस कश्मीर की वो रट लगा रहा है पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान भी जानता है कि वो जिंदगी में कभी कश्मीर उसको नहीं मिलेगा, लेकिन कश्मीर के बहाने फौज अपना शिकंजा मजबूत रखना चाहती है, अपने देश की आवाम को भड़काना चाहती है। लेकिन आज जो पाकिस्तान की अब नई पीढ़ी आ रही है, वो ये जानने लगी है, और आप ये पाएंगे कि आज आज का जो पाकिस्तान है, उसमें जो नई नस्ल है, वो खुद भी फौज के विरोध में है। इमरान खान तो खुद फौज के लाए हुए थे। जी। वहां जितने भी प्राइम, नवाज शरीफ फौज के लाए हुए थे, शहबाज शरीफ फौज के लाए हुए हैं, इमरान खान फौज के लाए हुए थे, बेनजीर भुट्टो फौज की लाई हुई थी, भुट्टो साहब फौज के लाए हुए थे, सारे प्राइम मिनिस्टर फौज के लाए हुए थे। और देखिए, ज्यादातर उनमें ऐसे निकले जिन्होंने फौज से रार उनकी ठन गई, और उन्होंने उसी फौज से रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए रिश्ता तोड़ दिया कि एक मौके पर उनको भी लगा कि ये फौज अपना स्वार्थ से उल्लू सीधा करती है, ये पाकिस्तान की हिमायती नहीं है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, लेकिन मैं ये उदाहरण थोड़ा सा, और इसका उदाहरण को आगे उत्तर दूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जवाबी कार्रवाई हमने की इस पहलगाम वाले घटना के बाद। इस जवाबी कार्रवाई में वीजा रद्द करने से क्या होगा, अटारी बाघा बॉर्डर बंद करने से क्या होगा? वही बात सीधे अवाम के दिलों पे असर पड़ता है। अवाम विरोधी नहीं है। आपने राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया। आप 10 वर्षों में, जब से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं, तब से देख लीजिए, उनके इन बयानों का कोई अर्थ है? जी। वो सिवाय पाकिस्तान को गीदड़ भभकी देने के, आतंकवादी हमला हो और नहीं हो, तो भी वो पाकिस्तान को गीदड़ भभकी देते रहे हैं। तो रक्षा मंत्री के इस
कथन का तो मैं खारिज करता हूं। ठीक। देखिए, अगर करना है, मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई छिपा हुआ तथ्य अब नहीं है कि बांग्लादेश हमने बनवाया, जी। और जो कार्रवाई होती है वो ये नहीं बताई जाती है कि कार्रवाई में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। खामोशी के साथ इंदिरा जी ने वो कूटनीति अख्तियार की, गोपनीयता अख्तियार की, रणनीति बनाई और खेल हो गया। ये अजीब सी बात है कि ये लोग जब से सत्ता में आए हैं, तब से जो करते नहीं हैं उससे ज्यादा गाते हैं। आते हैं। डिफेंस के मसले में, देश के सीमा के मसलों पे कभी चीजें पता नहीं लगने दी जाती। यहां तो मीडिया में पहले आ जाती हैं खबरें। तो ये जो चीजें हैं, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक, इनके इनके नीति निर्धारकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उन्हें करना है वो बड़ी खामोशी के साथ किया जाना चाहिए। बोलने से क्या होगा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि आप सीधे सीधे हमला तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उधर चीन का दबाव होगा, अमेरिका भी बीच में आएगा। तो अमेरिका तो हमेशा से ही पाकिस्तान को पालता पोसता रहा है। पाकिस्तान, और इसका एक आंतरिक कारण, और जो ये हमला हुआ है ना संजीव, इसका आंतरिक कारण मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बड़ी खराब है, जी। वो दिवालिया होने के कगार पर है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी अधिक है, 500 रुपए किलो जहां पर शक्कर मिल रही हो। अभी मेरी एक पाकिस्तान के एक मित्र से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपका जो 1000 रुपया है हमारे यहाँ 5000 रुपए के बराबर है। आपके यहाँ के 1000 रुपए, अगर कुछ जर्नलिस्ट हैं जो काम करते हैं हमारे जी। हिंदुस्तानी चैनलों के लिए, और उनको जो पैसा मिलता है वो 1000 के बदले 5000, मतलब वो उनके यहाँ 5000 होता है। तो 5000 एक बड़ी रकम। अगर वो जी। 4 शो में बैठ गए, 5 शो में बैठ गए, तो उनको 25,000 रुपए एक वेतन के बराबर मिल जाता है। महंगाई से नजात पाने का उनके पास कोई कारगर प्लान नहीं है। एक्सपोर्ट है नहीं। विदेशी मुद्रा का भंडार अगर चीन मदद ना करे तो एक तरह से शून्य है। विदेशी मुद्रा उनके पास है नहीं। आर्थिक नजरिए से देखें तो अंतरराष्ट्रीय जगत में उनके संबंध नहीं है। ईरान से उनके रिश्ते उस तरफ नहीं है अच्छे। पड़ोसियों वाला में देख लीजिए ना, ईरान से संबंध अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है, भारत से संबंध अच्छे नहीं है। बांग्लादेश अब पींगे बढ़ा रहे हैं वो, लेकिन बांग्लादेश इसने दूर है, और हम भारत की इस दूसरी सीमा पर है कि बांग्लादेश चाहे भी तो हेल्प नहीं कर सकता। तो उनकी जो पड़ोसियों से रिश्ते हैं नहीं है। बलूचिस्तान तो जो अंग्रेज लोग भारत को बांट के गए थे, उस नक्शे में, भारत के उस नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था। जी। बलूचिस्तान 10 अगस्त 1947 तक अलग देश था। उस अलग देश का अंग्रेजों के साथ एक संधि थी। जो बलूचिस्तान की जो कलात संसद थी और वहां का जो नवाब था, नवाब बुगटी, उसमें उसने अंग्रेजों से एक संधि की हुई थी, और वो संधि ये थी कि आपकी रक्षा, आपकी विदेश नीति, यानी बलूचिस्तान की, वो अंग्रेज उसकी हिफाजत करेंगे, बाकी आप अपना देश संभालो। तो जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा, नवाब बुगटी साहब अब हम जा रहे हैं, और आप जो है ये अपनी रक्षा संधि और विदेश नीति और जो भी आप संभालो। तो इस तरह से बलूचिस्तान अलग देश, स्वतंत्र देश था। जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने वहां पाकिस्तान बनवाया तो आकार बहुत छोटा सा था। तो उन्होंने तो, बल्कि जिन्ना साहब का कथन था, बड़ा पॉपुलर कथन है, आप जानते होंगे कि हमको माचिस की डिबिया के बराबर भी पाकिस्तान दे दोगे तो चलेगा, लेकिन हमको चाहिए अलग मुल्क। तो जी। उन्होंने बलूचिस्तान को धोखा दिया, भरमाया, और कहा कि जो अंग्रेजों के साथ तुम्हारी संधि थी वही पाकिस्तान आपके साथ करना चाहता है। रक्षा और विदेश नीति हम आपकी रक्षा बनाएंगे। तो बलूचिस्तान के जो नवाब बुख्ती साहब थे वो झांसे में आ गए, और उन्होंने उस संधि पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। जब नवाब बुख्ती साहब संधि पत्र पे हस्ताक्षर करके लौटे तो वहां कलात संसद में बलूचिस्तान की उनकी बड़ी निंदा हुई, भर्त्सना हुई कि आप क्या करके आए हैं, हमारी आजादी को आप गिरवी रख के आए हैं। और फिर उसके अब क्या, जब उस पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद से जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो हम तो देखिए अपने देश में नक्सलाइट्स इतने हमले करते हैं, लेकिन हम अपनी सेना का इस्तेमाल करने से बचते हैं। हमारी जी। सुरक्षा बल संयम बरतते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में तो वायुसेना ने बम बरसाए हैं, उनके हवाई हमले किए हैं,
वहां पे थल सेना ने टैंकों से गोले बरसाए हैं, ऐसी मुठभेड़ें हुई हैं आर्मी के साथ। तो पाकिस्तान ने उस देश पर कब्जा किया हुआ है। अब बलूचिस्तान में लगातार हमले हुए हैं, तो बलूचिस्तान के हमलों से उसकी बदनामी हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में ग्वादर जो है, वो जो बंदरगाह बनाया है वो चीन ने बनाया है। अब वहां पर एक अमेरिका भी कुछ अपना करना चाहता है। तो इन देशों के अंदर बड़ी बदनामी हो रही थी। तो बलूचिस्तान पे हमला होता है, पख्तूनिस्तान में हमला होता है, खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहां पे हमला होता है। ईरान से उसकी शिकायत है कि ईरानी जो है वो हमला करते हैं और वहां पे आक्रमणकारियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। सऊदी अरब में हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे। सऊदी अरब, अब वो देखिए, बंधी मुट्ठी खाक की खुल गई तो खाक की। सऊदी अरब और ईरान में नहीं बनती, लेकिन सऊदी अरब हमारी तरफ झुका हुआ है और ईरान तो हमारी तरफ है ही। उसका कारण शिया और सुन्नी का है, क्योंकि जी, सऊदी अरब में सुन्नी बाहुल्य है और ईरान में शिया। और भारत ने आबादी के मान से ईरान के बाद मेरा ख्याल है दूसरे या तीसरे नंबर पर शियाओं की आबादी है। सर, ये जी, एक सामाजिक ढांचे की बात मैं कर रहा था, लेकिन मैं मूल बात ये थी कि पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं पे काबू नहीं पा रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है, इमरान की लोकप्रियता जेल में बंद होने के बाद बढ़ती जा रही है, उनको वो काबू में नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान ने, दुनिया का ध्यान बटाने के लिए, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में है, तब उन्होंने ये अवसर चुना कि वो कह सकें दुनिया को कि देखो, भारत में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उनके घर में भी हमले होते हैं। तो ये अब इसमें तो कोई प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन असल बात यह है संजीव, आपको याद है कि 11 साल पहले जब माननीय मोदी जी चुनाव प्रचार करते थे, मैं हिंसा की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी जंग की वकालत नहीं करता हूं, क्योंकि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है। जंग अपने आप में एक मसला है, समस्या है। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल। अपने आप में खुद एक समस्या हो, वो समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लेकिन वक्त पड़े तो फिर सारे हथियार किसी देश को अपनी हिफाजत में खोलने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। माननीय मोदी जी ने 11 साल पहले कहा था कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। याद है जी, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। बार उन्होंने जो है इसको मुद्दा बनाया, लेकिन वो 10 सिर तो आए नहीं। पुलवामा कांड हो गया, 11 साल में 32 हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले, और उन 32 में से 15 कश्मीर में हुए। जी, और सुनिए, पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ने मई मेरा ख्याल है जून में शपथ ली थी, जून में जी, पिछले साल शपथ ली थी, और उस शपथ के बाद 5 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं, अभी जून नहीं आई है। एक अगर मुझे ठीक याद है तो जिस दिन 9 जून को शपथ ली थी शायद, 9 अगर 9 जून, थोड़ा सा मतलब मुझे याददाश्त 9 जून, 9 जून, 9 9 जून। जून को शपथ ली थी, और उसी दिन आतंकवादी हमला हुआ था, उनको ये हिंसा हुई थी। फिर उसके बाद 8 जुलाई को कठुआ में हुई थी। जी, उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में हुई थी, और उसके ठीक 4 दिन के बाद बारामूला में बारामूला में आतंकवादी हमला हुआ था। 5 आतंकवादी हमला हो चुके हैं 1 साल के भीतर। तो आप रोक क्या रहे हैं? मुझे बार-बार ये ताज्जुब होता है कि करगिल जीतने के बाद आप देखिए, करगिल में जब आतंकवादी हमले, जब परवेज मुशर्रफ थे, तो संसद पे हमला हुआ, जो हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है, उस पर पार्लियामेंट पे हमला होता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और हम, सारी दुनिया हमारे साथ थी, लेकिन हम ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाए। बिल्कुल, लाल बिल्कुल। किले पर हमला हुआ है, देखिए दोनों प्रतीकात्मक हमले थे, आतंकवादी हमले थे। लाल किले पर हमला हुआ और हम प्रतीकात्मक उत्तर भी नहीं दे पाए। रघुनाथ टेम्पल पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, और कितने हमले हुए, मतलब करगिल तो हुआ ही हुआ। तो इसी कड़ी में 1 साल में 5 आतंकवादी हमले, जो आपने रक्षा मंत्री की बात की, इसलिए मैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, उनको केवल गाल बजाने का हुनर आता है, और वो गाल बजाते हैं। लेकिन भारत सरकार जो समग्र है, उसको कार्रवाई करने से किसने रोका है? मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए इसी हमले को हम अब निर्णायक आक्रमण मान लें, और हम पाकिस्तान पर हम
कोई एक सीमित जंग भी छेड़ दे, मान लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जंग के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन ये स्थिति क्रूर और अमानवीय हम आक्रमण है, पर्यटकों पर हमला आज तक नहीं हुआ है, तो अगर जंग छेड़ दें तो क्या रूस विरोध करेगा हमारा? चीन क्या इस स्थिति में है कि विरोध करेगा? चीन का मोर्चा अमेरिका के साथ खुला हुआ है, क्या ट्रंप हम विरोध करेंगे? कौन विरोध करेगा? पाकिस्तान को आज समर्थन देने की स्थिति में कौन है? आज देखिए, यूक्रेन नाटो का मेंबर, 15 साल में नाटो का मेंबर नहीं बनाया यूक्रेन को यूरोप के देशों ने, और सारा ये जंग उसी पे लड़ी जा रही है। आज अमेरिका तक ने पल्ला झाड़ लिया है, यूरोप के देश अब मदद देने से कतराने लगे हैं। तो दिवालिया हो रहे देश को, कर्जों में डूब रहे हो देश को, क्या कौन सा देश सपोर्ट करेगा, आप मुझे बताइए। लेकिन उसके लिए प्लानिंग चाहिए, योग्यता चाहिए, हुनर चाहिए, उसके लिए रणनीति चाहिए, कुशल सेना नायक चाहिए, हमारे भी एक्सपर्ट चाहिए। हम बिल्कुल शंका नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास हुनर है, जो हमारी क्षमता है, हम विश्व में तीसरी चौथी सेना है, और अगर हमारे पास सब कुछ है तो फिर देर किस बात की? ये देश उबल रहा है भाई, ये देश चाहता है परिणाम। आप देखिए कि उसमें इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर मारा जाता है, हमारा उसमें गुजराती भाई मारे जाते हैं, महाराष्ट्र के भाई मारे जाते हैं, कर्नाटक के भाई मारे जाते हैं। कहाँ के लोग नहीं है उसमें? नई शादी होकर के कपल जो गए हैं वो मारे जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम वीजा रद्द कर रहे हैं। अरे भाई, वीजा 6 महीने बाद, आप जब ठंडा हो जाएगा फिर आप वीजा खोल देंगे, मतलब क्या है वीजा रद्द करने का? आप संबंध तोड़ दीजिए, कूटनीतिक रिश्ता कर दीजिए, उनके कूटनीतिकों को कहिए कि दरवाजा में ताला लगा करके चले जाइए, आप संपत्ति पे कब्जा कर लीजिए पाकिस्तानी दूतावास की, कर सकते हैं आप, अपने लोगों को बुला लीजिए, संबंध समाप्त, नहीं रखना संबंध। अनुच्छेद 2 जब 370 हटाया था भारतीय संसद ने, तब पाकिस्तान ने एक तरफा व्यापार बंद किया था कि नहीं किया था? उन्होंने, जो वैसे ही भूखों मर रहे थे। तो आपको किसने रोका है? इसके लिए मैं जो चाहता हूं कि अपेक्षित कार्रवाई भारत सरकार से जो है वो करनी चाहिए, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। पुलवामा के बाद ये देश गुस्से में था, करगिल के बाद भी ये देश गुस्से में था, लाल किले पर हमले के बाद भी ये देश गुस्से में था, संसद पर हमले के बाद भी ये देश गुस्से में था। लेकिन हम जो वीजा रद्द कर देंगे, 4 राजनयिक निकाल देंगे, 2 सलाहकार निकाल देंगे, इससे बात नहीं बनती है। केवल एक फैसला इनका ढंका है, वो सिंधु जल समझौते वाला है, पर ये कितना अमल इस पे हो पाएगा, ये आने वाला दिन बताएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। देखिए, देश को अभी तक कुछ नहीं मालूम है। ये जो घटना है 48 घंटे लगभग होने वाले हैं। हम जब ये बात कर रहे हैं 48 घंटे हो जाए, देख रहे हैं देश को कुछ भी खुलकर कोई नहीं बताएगा, ऑफिशियली कुछ नहीं मालूम है। अब तक घटना को लेकर तो स्पष्टीकरण आना चाहिए था ना। केंद्रीय गृह मंत्री आए, गए थे वो, ठीक है, आप क्या करिएगा वो ना बताइए, लेकिन जो चीजें थी, जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं। हमारा तो बहुत बड़ा लैप्स रहा है, हमारी चूक देखिए, रही इस है। हमले पर हम पोप साहब, हम पोप के लिए हमारे मन में भी सम्मान है, बहुत बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक संत थे वो। हम जब उनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रख सकते हैं, तो फिर इस हमले पहलगाम के बाद हम 1 दिन का राष्ट्रीय शोक हमने क्यों नहीं रखा? बिल्कुल, बिल्कुल, यही आप सवाल बताइए है। ना। बिल्कुल, संसद बिल्कुल, का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, क्यों नहीं बुलाया गया? सभी दलों की सर्वदलीय बैठक 1 दिन के अंदर बुलाई जा सकती थी। क्या हो रही है, विपक्ष इस मौके पर उनका विरोध करता सरकार का? आज हो रही है। प्रतिपक्ष की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? हम आपने सारी सीमाओं पर अपनी तैनाती, जो जो खैर हो रही होगी मुझे नहीं पता, और सेना की गतिविधियां हम जानना भी नहीं चाहते। अच्छा है अगर चल रही हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन आज ही की खबर है कि कराची से उन्होंने सारे अपने लड़ाकू विमान जो चीन के दिए हुए हैं वो पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। यानी शायद पाकिस्तान को लग रहा है कि अब हम कोई आक्रमण कर सकते हैं। तो वो एक अलग उनकी स्थिति है, उनका जो हाल है वो जाने। लेकिन हमको जो करना चाहिए, क्या हम लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम कर पा रहे हैं? ये प्रश्न है। बिल्कुल। राय जी, एक चीज़ और भी है। देखिए, हम जब बालाकोट की बातें हुई थी, बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, बालाकोट में हमने घुस के मार दिया, स्ट्राइक कर डाली, और इतने हमने 300 उनके जो वहाँ जो लॉन्च पैड थे वो उसको नेस्तनाबूद, तमाम बातें थी। लेकिन उसका खुल के कुछ आज तक नहीं आया। 5 साल हो रहे हैं और हम ये बार-बार देखते हैं कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो आपने कहा कि हम अमल नहीं कर पाते।
तो वो जो है, देश को कुछ तो बताइए, आप कुछ नहीं बताना चाहते भाई। अब बीत जाए तब तो बता दीजिए। आप केवल बातें बातें और बातें हो रही हैं। आपने यही कहा था कि कश्मीर पूरी तरीके से अब अंडर कंट्रोल है, आतंकवाद हमने बिल्कुल 370 और 35A को जब से हमने वो किया है, वापस लिया है, तो खत्म हो गया। लेकिन ये हादसे और उसके बीच में भी हुए, छुपाना छुपाना और छुपाना हो रहा है। इस पर आपकी भाई तरीके। मैंने तो आपको बताया कि 10 साल में 32 आतंकवादी हमले हुए हैं और 32 में से 15 कश्मीर में हुए हैं। आपने नोटबंदी करी, कहा कि आतंकवादियों को पैसे पहुंचते थे, अब पैसे पहुंचना बंद हो जाएंगे तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कमर नहीं टूटी। हमने वहां पे के पूर्ण राज्य से हटा करके और उसको केंद्र शासित राज्य में बना दिया, कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नहीं टूटी। हमने उसके टुकड़ों में बांट दिया, लद्दाख को अलग, लेह को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नहीं टूटी। हमने वहां की विधानसभा को भंग करके और वहां के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला, महीनों तक डाला, कहा कि अब इससे आतंकवादियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं बंद हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं जो कदम उठाए गए इसका मतलब शायद उनमें कोई वो पर्याप्त नहीं थे, और अगर पर्याप्त थे तो फिर ये हमला नहीं होना चाहिए था। आपने सेना क्यों हटाई थी? वहां पर वहां की खबरें हैं कि पहलगाम में हफ्ते में एक दिन गश्ती होती थी वहां पे, क्योंकि वो दो पीसफुल एरिया था। हफ्ते में अरे दो बार भाई भी होता, हफ्ते में 2 बार मैं भी होती थी। आपको, हाँ हफ्ते में हफ्ते में एक दो बार या 2 बार होती थी। मैं आपको बताऊं, पीसफुल होने का अर्थ सर्वाधिक संवेदनशीलता है। जी। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब नक्सलवादी उन इलाकों में रहते थे, जिन इलाकों में रहते थे वहां बिल्कुल शांति रहती थी, क्योंकि वो उनका शेल्टर एरिया था। वो हमले करते थे दूर जाके। तो इसका मतलब क्या माना जाए कि बालाघाट बहुत बढ़िया, वो बालाघाट में नक्सलवादी नहीं थे। डाकू जिस इलाके में रहते हैं, अब तो डाकू नहीं रहे उस तरह से चंबल के बीहड़ों में, लेकिन डाकू जहां हुआ करते थे बीहड़ों में, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के इलाके में है, तो वो हमला करते थे इटावा में जाकर के। मध्य प्रदेश में अपने चुपचाप पड़े रहते थे, तो मध्य प्रदेश पुलिस ये सोचती थी कि हमारे ऊपर तो हमला ही नहीं हुआ, हमारे ऊपर हमें कोई डकैती नहीं पड़ी, हमारे यहाँ शांति है, तो बहुत शांतिपूर्ण इलाका है। तो ये चीज है कि पहलगाम अगर शांतिपूर्ण था तो ये मुझे लगता है कि बारूद के नीचे का ढेर था, और वहां लोग बाहर से आ गए, 3 लोग बताए जाते हैं कि परदेसी थे। धर्म पूछा, उन्होंने पैंट खुलवाई और फिर गोली मारी। क्रिश्चियन भी थे, सिख, परदेसी भी थे, विदेशी भी थे। तो जब विदेशी, मेरे ख्याल एक इजराइल का था और दूसरा शायद किसी और देश के थे, तो यूएई का, यूएई। वो जब उन्होंने बेचारे बेकसूर लोगों ने जान गंवाई, तो हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए? आज एक अमेरिकी सैनिक कहीं मारा जाता है तो अमेरिका देख लीजिए उसको किस तरह से गंभीरता से लेता है। अमेरिका अतीत गवाह है, अब चूंकि विषयांतर हो जाएगा, विषय बदल जाएगा, नहीं तो मैं आपको कहानियां सुनाऊं कि कहां कौन सा देश अपने एक सैनिक के बदले में क्या काम करता है। वही हम आपने कहा कि दावा दावा करते हैं, एक के बदले 10 सिर ले आएंगे, 10 के बदले 100 सिर ले आएंगे, लेकिन क्या कर पा बाकी रहे हैं? कनाडा से हमारे संबंध छिटके आतंकवाद को खुलकर समर्थन देता रहा, हमने स्टैंड लिया, प्राइम मिनिस्टर हट गया, ठीक है। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे वहां पे 28 तारीख को, आप मान के चलिए कि उनके साथ भी क्या हमारे वैसे रिश्ते रहेंगे? ये मैं आने सर वाला वक्त बताएगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं इसी पे आता हूं, मैं आपको करूंगा उस पर ही बात। मैं सर इसमें आप कह रहे हैं कि चीन फंसा हुआ है या बांग्लादेश की स्थितियां खराब हैं, तमाम है, बावजूद इसके क्या भारत जिस स्थिति में है, जो उसकी ओर से कहा जा रहा है कि हम माकूल जवाब देंगे, तो ऐसे में इनका क्या रोल हो सकता है, दोनों देशों का, चीन बांग्लादेश, कि हमारे रिश्ते इनसे अच्छे नहीं रहे, अच्छे नहीं है बहुत। आपको मैं, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। चीन एक बहुत चालाक, चतुर कारोबारी है, व्यापारी है। वो दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाता है। जब 1971 का जंग भारत और पाकिस्तान की हुई, तो चीन ने एक अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, और श्रीमती गांधी ने कहा कि तुम्हारा अल्टीमेटम की पुड़िया बना के रखो। अल्टीमेटम का कुछ नहीं हुआ।
अमेरिका ने कहा था कि आपने पाकिस्तान पे हमला किया है, हम अपना जंगी बेड़ा भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि भेज दो। इधर से रूस ने हमारे समर्थन में, सोवियत संघ था उस समय, सोवियत संघ ने भेजा हमारे समर्थन में। अमेरिका ठेंगा, कुछ नहीं कर पाया। रूस हमारे साथ खड़ा रहा, लेकिन रूस, ऐसा नहीं था कि रूस के समर्थन के कारण हम जीते थे। अरे रूस पर तो 60 के दशक में चीन ने हमला कर दिया था, आपको पता है? 60 के दशक में, तभी इंदिरा, 69 के आसपास की बात है, मैं तारीख आगे पीछे कर रहा हूं, 69 के आसपास चीन ने रूस के, सोवियत संघ के कुछ द्वीपों पर हमला किया, और तब दोनों देशों की सेनाओं में 8 या 9 महीने तक जंग चली, और सोवियत संघ को अपने कुछ द्वीप गंवाने पड़े थे। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और तब रूस के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री भारत आए थे, और भारत से कहा था कि हमसे रक्षा संधि करो, और जब भारत से रक्षा संधि की, तब चीन विड्रॉ हुआ था। तो ये चीन है। दूसरा एक और उदाहरण चीन का बता देता हूं कि 1937-38 की बात है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जापान नाम के एक पिद्दी से देश ने, इतने से देश ने इतने बड़े चीन पर हमला कर दिया था, और चीन गिड़गिड़ाया था भारत से कि हमको कुछ सहायता दो। रूस के साथ गिड़गिड़ाया। रूस ने अपने 5000 पैराशूट से सैनिक उतारे, अपनी फौज भेजी, तब चीन को बचाया था। भारत ने डॉक्टर भेजे, भारत ने नर्सें भेजी, भारत ने 5000 रुपए नकद भेजे थे उस समय। ये 1937-38 की बात है। तो भारत से गिड़गिड़ाए थे वो। तो चीन पाकिस्तान की मदद करने वाला नहीं है। अगर वो देख लेता है, हम पिछले बार, और दूसरा, हमने इतिहास में दरअसल अपनी जंगों में विजय को हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं बनाया। हमने चीन के साथ भी एक शानदार जंग लड़ी थी, और हम उसमें, हमने चीन को बहुत धूल चटाई थी। 4 दशक पहले की बात है। लेकिन हम आज हिंदुस्तानी जानते हैं? नहीं जानते। पाकिस्तान ने कच्छ में हमला किया था 1965 में, फरवरी में। वो जंग कैसे लड़ी गई थी, हालांकि उसमें हम थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन क्या हमारे बच्चे जानते हैं कि 1965 में हमने कच्छ के रण में जंग लड़ी थी? तो बात, लेकिन आपकी जो चीन की है, चीन को कुछ नहीं करेगा। चीन को अपने ग्वादर बंदरगाह की अलबत्ता चिंता रहेगी। वो भारत से पर्दे के पीछे ये चाहेगा कि ग्वादर छोड़ दो आप, बाकी पाकिस्तान को जैसे निपटना है निपटो। तो चीन नहीं करेगा। दूसरा, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों सीमाओं पर लड़ सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश किसी सीमा पर नहीं लड़ सकता। बांग्लादेश की स्थिति देखिए ना, आप नक्शा देखें तो एक बीच में ऐसा बनता है, अगर हमने उसको चारों तरफ से घेर के काट दिया, तो बांग्लादेश की मदद कौन कर पाएगा? आज श्रीलंका हमारे साथ जो है, चीन से उसने बहुत पैसा खाया है, महिंद्रा राजपक्षे ने अपने चुनाव में, लेकिन साथ हमारे देने को मजबूर क्यों है? क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और केवल भारत है जो रक्षा कर सकता है उसकी, चीन नहीं रक्षा कर सकता। तो हमें कूटनीतिक, भौगोलिक, रणनीतिक चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ कितनी स्तर पर क्या सोचा जा रहा है, पर लोग, इस देश के लोग, 150 करोड़ लोग अब ये चाहते हैं कि इस मसले का स्थायी समाधान होना चाहिए। ये कश्मीर का मामला भी स्थायी तौर पर निपटना चाहिए। यकीन मानिए, अगर मोदी जी ने ऐसा कुछ कर पाया तो वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। एक साल में 5 आतंकवादी हमले, पांचों कश्मीर में। 35 आतंकवादी हमले 10 साल में, 15 हमले कश्मीर में। कैसे आप कहते थे कि हम आतंकवाद से रक्षा करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, रहे सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप बहुत, आपके उसमें माकूल मौका है। शायद जो पाकिस्तान है, उसके जो सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद ने अवसर बहुत अच्छा दिया है आपको, और आप बहुत, और ये जो कर दिया है, ये जो नरसंहार किया है, जिस तरीके से एक रक्तपात किया है, वो बिल्कुल किसी सूरत में आप बर्दाश्त की होगी। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा रहे सर, इसमें जो गोदी मीडिया का रोल है, जिस तरीके से उसको हाइप दिया जा रहा है, करते हैं हम कुछ नहीं, बहुत सारे जो गाल बजाने की आप बात करते हैं, इससे क्या, इसमें राजनीति भी हो रही है, हम राजनीति भी देख रहे हैं लगातार। एक तो बड़ा गंदा सा रूप आया था छत्तीसगढ़ से जो निकल गया है कि उसने जाति पूछी, उसने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। इसमें भी राजनीति, दोनों पर आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया। ये देखिए,
ये जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग है वो ये है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं साफ कह रहा हूं, इसके पीछे धन है। तो महात्मा गांधी ने, मैं यहाँ कोट करूंगा, महात्मा गांधी ने एक बार अंग्रेजी हुकूमत के बारे में सबसे तीखी टिप्पणी की थी, बांझ और वेश्या। आप कल्पना कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने ये लैंग्वेज यूज की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मीडिया में भी अब लगभग वैसी ही स्थिति बन गई है। हमारा वैचारिक आधार नहीं रहा, हमारा सोच नहीं रहा, हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं रही। तो एक कारण तो ये है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि जो चीजें लाई जा रही हैं, प्रचार बहुत हो रहा है, गाल बजाए जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। क्योंकि मीडिया ने भी एक वर्ग ऐसा है जो सनसनी फैलाना चाहता है। आप देखिए कि यूट्यूब पर ये तमाम सारे प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के, उन प्लेटफॉर्म पे जो आपके जो थंबनेल बनते हैं, जो शीर्षक बनते हैं, शीर्षक कुछ और होते हैं। जब उस शीर्षक को पढ़ के कोई दर्शक देख लेता है तो उसमें अंदर कुछ नहीं मिलता। तो ये जालसाजी है, धोखाधड़ी है, 420 है। हम अपने दर्शक के साथ ये धोखा कर रहे हैं। अगर आपके शीर्षक में जो बात है अगर खबर में नहीं है तो मतलब क्या होगा? अखबार को तो हम गालियां देते हैं ना, अरे यार शीर्षक में जो बात है वो तो है ही नहीं अंदर में खबर में। तो ये तो धोखाधड़ी है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये भी है राय सर, अभी आपने कहा, हम ये भी देख रहे हैं कि अब इवेंट्स का इस्तेमाल होने लगा। हम अभी देखिए 48 घंटे हुए हैं। राजनीति की बात हुई, हमने ये विद्रूप रूप देखा, और अब पूरे देश में हमने इसके पहले भी देखा। देखिए जो पुलवामा हुआ था, पुलवामा के हमने जो इसके लाभ होते हैं, जो राजनीतिक लाभ हानि होती है, वो हमने उसको पाया था। अभी इस मसले पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से इसको जो रूप दिया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि वहां वो एक कश्मीरी वो जो युवक था, मुस्लिम युवक, उसने बचाने की कोशिश की, वो भिड़ गया, उसने अपनी जान गंवा दी। बहुत से लोगों ने अपने घरों में रुकने का ऑफर किया, खाना लाके दिया, बचाने के प्रयास किए, मुस्लिम समुदाय ने। ये जो रूप है, इस पर आपकी टिप्पणी। आपको मैंने कहा ना कि 1965 की जंग के समय कश्मीरी लोग भारत की सेना के साथ लड़ रहे थे, कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान की फौज के साथ। कबायली युद्ध में कश्मीरी लोगों ने खदेड़ा था पाकिस्तानियों को। और ये एक सकारात्मक, सद्भाव भरा वातावरण है जो कश्मीर की कथा, एक जो सकारात्मक कथाएं हमको मिलती हैं, देश देख के दुख भी होता है और ठंडक भी मिलती है कि अभी भी मानवता हमारे बीच में जीवित है। और हम, हमारे अपने लोग, हमारे देश के लोग अपने वतन के लिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, वो जो है अपने देश के हितों की चिंता करते हैं, मानवता की चिंता करते हैं। और ये चूंकि हमला मानव, बार बार मैं जो मैं कह रहा हूं कि अब सिंधु समझौता जो रद्द किया है, जल समझौता, वो इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि अब ये मानवता की सारी हदें पार कर गया। पुलवामा के बाद हम सोचते थे कि शायद जो स्ट्राइक हमने की थी वो एक छोटी सी स्ट्राइक थी, लेकिन वो एक संदेश था पाकिस्तान के लिए कि शायद वो सबक सीखे। लेकिन सबक उसने सीखा नहीं। 71 के बाद 65 की जंग में हमने हराया, हमने सोचा कि सबक सीखेगा, नहीं सीखा। 71 की जंग में हमने हराया, हमने सोचा सबक सीखेगा, उसने सबक नहीं सीखा। हमने करगिल में 99 में हराया, हमने सोचा कि वो सबक सीखेंगे, उन्होंने सबक नहीं सीखा। आप देखिए कि अगर कभी पाकिस्तानी चैनल्स को आप मॉनिटर करें और देखें तो वहां के जो जनरल, वहां के रिटायर्ड फौजी, वो किताबों में लिखते हैं, चैनलों में बोलते हैं कि हाँ, कसूर हमारा होता है जब भी भारत के साथ जंग होती है, भारत जंग नहीं छेड़ता, कसूर हमारा होता है, हम उकसाते हैं भारत को। जब हम कश्मीर ले नहीं सकते जिंदगी भर, तो कश्मीर के नाम पर अपनी आवाम को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये फौज की दुकानदारी है, इसलिए फौज जिंदा रखती है। लेकिन वहां के फौजी भी अब कहने लगे हैं, और ये एक आंखें खोलने वाली बात है पाकिस्तान के लिए। जी। राजेश जी, इसमें एक चीज और आपने बात की, तो क्या हम पीओ को हम लेने की स्थिति में है, हम ले सकते हैं? हमारी ये ऐसी स्थिति है या हमें लेना? देखिए,
पीओके लेना कोई भारत की जो सामरिक शक्ति, सैनिक शक्ति जो है, उसके तहत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। 65 की जंग में तो हम लाहौर में हमारी परेड कर रही थी फौज, जी, लाहौर जी, में जी। हम थे ही। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन देखिए क्या हुआ है कि गंगा में पानी बहुत बह गया है 77 साल। पीओके लेने से आप क्या सोचते हैं कि फिर पाकिस्तान चुप हो जाएगा? फिर वो कहीं कुछ और शुरू करेगा। लेने में, वापस लेने में कोई बुरा, पीओके में तो आंदोलन चल ही रहा है कि हमें हिंदुस्तान में मिलाओ। नहीं है, मलाई चल रहा है। लेकिन वो एक बहुत बड़े साहस की मांग करता है, वो बहुत बड़े योजना की मांग करता है, बहुत बड़ी कूटनीति, रणनीति की मांग करता है और बहुत आसान काम नहीं है। तो मैं जी। ये नहीं, फिलहाल तो नहीं सोचता कि पीओके ये अपने हाथ में मिला सकते हैं, ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग चीजें हैं। जी, कभी पीओके पर अलग से हम लोग बात कर लेंगे। हमें बहुत सारी पीओके की सामाजिक, आर्थिक, जी। कारोबारी, सांस्कृतिक, उन सारी नीतियों पर और वहाँ के मैंने हालातों पर चर्चा ये करनी सवाल पड़ेगी। इसलिए छेड़ दिया था राजेश सर कि अभी जो चल रहा है और ये लोग तो बार-बार कहते हैं हम लेके रहेंगे, खैर बहरहाल वो अब हम कभी फिर चर्चा करेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि देखिए, पाकिस्तान तो कंगाली की स्थिति में है, बहुत बदहाल है, कंगाल है। भारत की स्थिति बहुत ऐसी ठीक है, हम सामरिक तौर पर बहुत मजबूत हैं, हम सब कुछ है, लेकिन क्या जंग ही इसका एक अंत है या जो आप कह रहे हैं ना, इसको जड़ से अब खत्म करने का वक्त है? देश में भी ये उबाल है, मांग हो रही है। तो जंग और दूसरी क्या हम हमारी जो अपनी आर्थिक जो हालात हैं, स्थिति है, वो भी छुपे हुए नहीं है। तो ऐसे में इस पे भी एक छोटा-सा आपका यहीं आके समाप्त करूँगा, यदि इस ऐसे हालात होते हैं, तो क्या कुछ फिर आप इसकी संभावनाएँ देखिएगा, दिखती है? देखिए, जब जंग होती है, मैं नहीं जानता कि आपको 1971 की जंग का स्मरण है या नहीं। मुझे तो स्मरण है, क्योंकि हम किशोर थे उस वक़्त, और जंग के बाद जो स्थितियाँ हुई थी, 65 का तो मुझे, हम लोग जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तब हम लोग प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे। लेकिन हमारे स्कूल से वो अस्थियाँ निकली थी उनकी। लेकिन 71 की जंग का मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। कोई भी जंग संसार में किसी मसले का समाधान नहीं होती। ये बहुत सोच के जो है मैं कह रहा हूँ, विवेक के साथ कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो अफ़गानिस्तान में दशकों तक रूस की सेना कब्जा करके रही। क्या अफ़गानिस्तान को अपना बना पाई? नहीं बना पाई। अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिकी सेना वहाँ रही। क्या अफ़गानिस्तान को अपना बना पाई? ताकत और जंग से नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने तो बहुत-बहुत वहाँ पर तालिबान के ज़रिए जाने क्या-क्या नहीं किया। क्या पाकिस्तान आज उसी पाकिस्तान से ठनी हुई है? चीन सारे पड़ोसियों के साथ 50 साल उसकी ठनी रही, सारे पड़ोसियों के साथ। सबसे झगड़ालू देश माना जाता था। क्या चीन उन देशों पर कब्जा कर पाया? कोरिया तक गया उसने, कोरिया युद्ध में, जिसमें हम लोगों ने, माने भारत ने मध्यस्थता की थी। कोरिया युद्ध जब हुआ, 2 भागों में बट गया। युद्ध से क्या हुआ? एक तरह से अमेरिका का कब्जा हो गया दक्षिण कोरिया पर, और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरी कोरिया रूस के साथ आ गया। तो मामला क्या हुआ? दोनों एक तो नहीं हो पाए ना। मेरा फिर जर्मनी का सवाल क्या हुआ? एक सवाल कितने मेरा उदाहरण है आपको बताऊं, हैं? जी, जी, मेरा सवाल एक और बनेगा, मैं अंतिम कर रहा। फिर हल क्या है? हल क्या? आपने कहा ना कि अब ये वक़्त है, तो फिर हल क्या? कैसे? देखिए, मैं ऐसे मौके पर सिर्फ गांधी को याद करता हूं, विनोबा को याद करता हूं। लड़ाई, युद्ध, लेकिन आपके अकेले स्वीकार करने से नहीं होगा। ये तब होगा जब वो सारा विश्व इस चीज को स्वीकार करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है संजीव, कि इन दिनों सारे देश, बड़े देश, इस समय एक तानाशाही के रास्ते पर चल पड़े हैं, और वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। और स्थान नहीं है, इसलिए आप ये पाएंगे कि जंगों की जो स्थितियां हैं, अब देखिए ना, ट्रंप कैसा मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। कनाडा को कहते हैं कि हमारे 51वें राज्य बन जाओ। इतना बड़ा कनाडा देश, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रधानमंत्री को अपना गवर्नर बना देंगे। तो ये मानसिकता को उजागर करता है। यूक्रेन से कहते हैं कि अपने खनिज संसाधन सौंप दो। ये दादागिरी है, ये फिर सामंती सोच है। तो ऐसी स्थितियों में आपने बहुत सटीक सवाल किया है कि हल क्या है? हल नहीं, अभी स्थितियां और गंभीर होंगी और बिगड़ेंगी, और बिगड़ने के बाद
कहां तक बिगड़ेंगी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब भी सुधरेंगी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ये आप जान के रखिए। और गांधी ही इस पूरे समूचे संसार को रास्ते पे लाएगा। जो 1948 में 3 गोलियों से हमारे बीच विदा हो गया, आज उस समय 148 देशों ने, 150 देशों ने उसके जाने के बाद रोए, अपना झंडा झुकाया। और आज जैसे जैसे साल गुजरते हैं, गांधी और शिद्दत से याद आता है, इसलिए कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ गांधी के सिद्धांतों में है। कुछ लोग, अफसोस की बात यह है कि बिना पढ़े लोग, मूर्ख लोग गांधी को समझे बिना, जाने बिना गांधी की आलोचना करते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं कई बार जाता हूं और व्याख्यानों में जाता हूं और छात्र पूछते हैं कि गांधी ने बंटवारा कराया था। अरे गांधी ने तो कहा था कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा। अब होगा, विषयांतर होगा, लंबी कहानी है, मैं कभी सुनाऊंगा उसको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी को इस देश में बदनाम करने की का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम गांधी के साथ ऐसा लगता है कि अपने आप से विद्रोह कर बैठे हैं। सारा हमारी महंगाई का हल, हमारी बेरोजगारी का हल, एक बार गांधी को पढ़ तो लीजिए। उनका ग्राम स्वराज पढ़ लीजिए, ग्राम राज पढ़ लीजिए, हिंद स्वराज पढ़ लीजिए, उनकी अपनी गाथाएं पढ़ लीजिए। सब में वो जो आज भारत की समस्याएं हैं उनके साहित्य में है, समाधान है। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। किसी ऊपर से अदृश्य ताकत ने आपको कह दिया गांधी की बुराई करो, गांधी की बुराई करने लग जाते हैं बिना जाने। अपने पुरखों के का हम पिंडदान करते हैं। आखिरी बात बोलूंगा मैं, क्या अपने पुरखों का हम पिंडदान करते हैं, आटे के पिंड बना करके। ये एक प्रक्रिया है जो पंडित करा देता है और हम बाल मुंडन करा के वो बड़ी प्रसन्नता से लौट आते हैं कि हमने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया। भारतीय संस्कृति में पिंडदान ये नहीं है। पिंडदान वो है कि जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को अपने अस्थि मज्जा में, अपने रक्त में धड़कता हुआ महसूस करें। उन्होंने जो हमको सिखाया है वो हम कंटिन्यू करें। और पिंड जब होते हैं तो हम उनको इस अवसर पर याद करें कि श्रीमान, हम आपसे कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ नहीं हैं हम, लेकिन हुआ उल्टा है, हम कृतज्ञ ना होकर कृतज्ञ हो गए। तो पिंडदान, असली पिंडदान वो है जो हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं राजेश भाई, आपने बहुत तफसील से चीजें की और आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो अभी हम जिस स्थिति में खड़े हैं या जहां पर आके आप इस मोड़ पे पूरा का पूरा, चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान है और दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो भयावह है। और यदि इसमें हमने वक्त रहते चीजों को जो आपने कहा कि गांधी वाली राह, वो शायद हम उसी को अगर अपना लेंगे, अंगीकार कर लेंगे तो शायद बात बन सकती है। वरना अभी तो हालात बिगड़ने और बदतर होते चले जाने हैं। बहुत अच्छा आपने पूरा का पूरा एलोबरेट किया। और ये जो 5 समझौते, जो 5 जो पाबंदियां हैं भारत की, उसको लेकर भी आपने स्पष्ट कर दिया है कि एक वो जो सिंधु जल समझौता, उसको छोड़कर बाकी बहुत कोई ऐसा कारगर नहीं है जिससे कि बात फिलहाल बन सकती होगी। और क्या कुछ आगे होगा वो सामने आएगा। अच्छी और शानदार आपकी जो हमारे दर्शकों को आप समझाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद संजीव जी। ये थे राजेश बादल साहब, जो हम बात कर रहे थे कि जो कुछ हुआ है पहलगाम में, वो जो एक जिस तरीके से नरसंहार हुआ और जिस तरीके से मानवता को एक तरीके से कुचल दिया गया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो कुछ इसमें होना चाहिए, वास्तव में क्या कुछ होना चाहिए, राजेश जी ने बता दिया है। और भारत सरकार जो कुछ कर रही है, जो उसकी तरफ से हो रहा है, आगे सामने आएगा। अभी जो कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं कि एक जो सिंधु जल समझौता है, उसको छिड़कर बहुत ज्यादा कारगर फिलहाल नहीं दिखता और कुछ एक अलग तरह का निर्णय भी लेना होगा और कुछ कदम और ठोस उठाने होंगे। तब जाकर ये जो स्थितियां हैं कि कितने हमले, बार बार हमले होते हैं, वो बार बार पीठ में छुरा भोंकता है पाकिस्तान, और हम कुछ ऐसे ही करके और फिर इसके जो हमें स्वार्थ होते हैं वो भी देखते हैं हम, कैसे कैसे लाभ राजनीतिक लिए जाते हैं। तो उस राजनीतिक लाभ में उलझने की जगह देश के प्रति एक बार सोचा जाए और ढंग से कुछ किया जाए, तब जाकर बात बनेगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय? आपने सुना राजेश बादल जी को, उन्होंने एक एक पक्ष, एक एक पहलू को उकेर कर रखा है। टिप्पणी कीजिएगा, चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।